तो बच्चों आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहां लिखा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहां भी इसी प्रकार की शर्त दी गई है जो इसमें दी गई है। यहां देख लेते हैं, देखो दोनों समीकरण हमें क्या क्या दिए गए हैं। दोनों समीकरण हमें दिए गए हैं और इनकी मदद से हम a1/a2 और b1/b2 तथा c1/c2 के मान ज्ञात करेंगे। देखो दूसरा प्रश्न है और दूसरा का ये दूसरा सेकंड वाला पार्ट है। यहां हमें एक समीकरण दिया गया है 3x प्लस में y बराबर में दिया है 1। यहां जो बराबर में 1 दिया जाता है, हमने बताया आपको इधर ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 लिख दें। और इसके बाद में यहां दूसरा एक और समीकरण दिया गया है, वो है 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू बाई, k -1 इंटू बाई, और बराबर में दिया गया है उसको इधर ले आओ तो माइनस का लिखना है आपको 2k + 1 बराबर में 0। ये आपको समीकरण नंबर दूसरा दिया गया है। बच्चों यहां पर आपसे पूछा गया है कि k का मान बताना है, जबकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो समीकरण युग्मों का अगर कोई हल नहीं है, इस युग्म का कोई हल नहीं होता है, उसके लिए आपको पता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तब हम ये जानते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो चलो a1/a2 की पहली वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहां से देखिए a1/a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x का गुणांक है 3 और इधर x का गुणांक है 2k - 1। और इसके बाद में देखो b1/b2 की कितनी वैल्यू है। b1/b2 की वैल्यू, b1 का मतलब y का गुणांक कितना है 1, और यहां पर y का गुणांक है k - 1। ठीक है, तो b1/b2 का मान आएगा 1/k - 1, और इसी प्रकार c1/c2 का मान आएगा -1 में 2k + 1। यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहां दिया है कि समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल हैं। समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल हैं। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, जब अनेक हल होते हैं तो प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है। देखिए a1/a2 का मान आपको लिखना है 3/2k - 1, और बराबर में b1/b2 का मान 1/k - 1 लिखना है। यहाँ c1/c2 का मान 1/2k + 1 लिखना है। अब आपको यहाँ 3 अनुपात बराबर बराबर दिए गए हैं, जिसमें से कोई 2 अनुपात आप बराबर कर लें, k की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। अगर इन्हीं दोनों अनुपातों को बराबर कर दें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 3/2k - 1 बराबर में आपको यहाँ लिखना है 1/k - 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 का यहाँ मल्टीपल करोगे 3k - 3, और बराबर में 1 का इधर गुणा कर दें तो 2k - 1 मिल जाएगा। इधर देखो ध्यान दें, 3k में से 2k यहाँ इधर आएगा तो लेस हो जाएगा, घट जाएगा, आपको यहाँ k मिल जाएगा। और इधर देखो माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3, इसमें से 1 कम कर दो, आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, k बराबर 2। जो कि हमसे पूछा गया था कि k का मान कितना है, तो आपको बताना है k का मान 2 होगा। तब इन दोनों समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, जब k का मान कितना हो, 2। ठीक है, यही k का मान हमसे पूछा गया था, तो इसको भी नोट करो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो 3 जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। इसमें आपसे कहा गया है, चलो पहले इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में देखो हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। ये पहला समीकरण है 8x + 5y बराबर में 9, और एक दूसरा समीकरण दिया गया है आपको 3x + 2y बराबर में 4। आपसे प्रश्न कहता है कि इनको 2 विधियों से हल करना है। एक पहली विधि इसमें कहा है प्रतिस्थापन विधि एवं बीजगुणन विधियों से इसको हमें हल करना है। ठीक है,
तो हमें और ये भी बताना है कि कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, मतलब सरल सी कौन सी लगी, प्रतिस्थापन विधि सरल लगी या ये आपका बीजगुणन विधि सरल लगी। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की। भैया प्रतिस्थापन तो मेरे ख्याल से आपको आता है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालें और दूसरे में रख दें। देखो क्या करेंगे, समीकरण एक से अगर हम x का मान निकालें तो बताओ कितना हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 8x लिखा है, पहले 5y इधर ले जाओ तो 9 में से 5y घट जाएगा और ये 8 का इधर भाग कर देंगे, ये देखो इतना x का मान हो जाएगा। और इस x के मान को यहां चलो 3 नंबर डाल देते, इस x के मान को कहां रखोगे, समीकरण नंबर 2 में लिखोगे। 1 से निकाला है तो रखना कहां है, 2 में रखना है। तो यहां देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहां लिख देते हैं। देखो 3 और x का मान लिखोगे 9 माइनस 5y बटे में कितना लिखोगे 8, प्लस में 2y लिखोगे बराबर में 4 लिखोगे। ठीक है, पहले तो देखो ये 4 यहां से जो डिवाइड कर रहा है इसको खत्म कर दो, तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दें। और यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 माइनस 5y प्लस 8 दूनी 16y और 8 चौको 32, इस प्रकार से लिख दो। इसके बाद देखो यहां पर अगर हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया 27 माइनस 3 पंचे 15y लिखो, प्लस का यहां 16y लिख दो और बराबर में इधर 32 लिख दो। ठीक है, यहां 16 में से 15 घट जाएगा, 1 y बचेगा और इधर 32 में से आपको क्या करना है, 27 घटाना है, प्लस 27 इधर जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। तो बस y की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी कितनी, आप 5 मिल जाएगी। y बराबर कितना, 5। यहां से जो y का मान निकला है उसको हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है। y का मान क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में लिखोगे। 3 में रखने पर देखो यहां पर x की वैल्यू निकल आएगी, x बराबर 9 माइनस 5 इंटू y को आप 5 लिख दो और बटे में कितना लिखोगे, 8 लिख दो। ठीक है, तो अब आपको यहां मिल जाएगा 9 माइनस 5 पंचे 25 बटे में कितना लिखोगे, 8, मानी x बराबर हमें मिल जाएगा। देखो 25 में से 9 घटाओगे, यहां पर 16 माइनस का और माइनस का 16 बटे में कितना 8, 8 एकम 8 दूनी 16। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो यहां से देखिए x की वैल्यू हमें -2 मिल गई और y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ठीक है, तो ये विधि कौन सी विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि। इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये विधि आपकी प्रतिस्थापन हो गई। इसके बाद देखो हमसे पूछा गया है कि हमें बीजगुणन विधि से भी करना है। तो सिंपल सी बात है, बीजगुणन से के लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों समीकरणों को पहले मानक रूप में बनाओ। मानक रूप क्या होता है, जो बराबर में लिखा है उसको लेफ्ट में लेके बराबर 0 लिख दो। चलो यहां लिख देते हैं, देखो 8x प्लस 5y और माइनस का 9 लिख दें बराबर 0। कौन सी विधि है ये, अब आपको बताने जा रहे हैं वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, इस विधि से भी आपको देखो मान वही मिलेंगे, x का मान आपको 2 मिल जाएगा, y का मान 5 मिल जाएगा, मान तो वही मिलेंगे x y की। ये आपकी प्रोसेस अलग है, दूसरी प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से आपको क्या लिखना होता है, जो बराबर में लिखा है उसको लेफ्ट साइड में लिख के बराबर 0 लिख लेते हैं। इसी प्रकार आपको दूसरा समीकरण भी यही बनाना है। क्या लिख दें यहां पर, 3x प्लस में 2y माइनस का 4 लिख दें बराबर 0 लिख दें। तो अब ये देखो मानक रूप में दोनों समीकरण बदल गए। अब इनके लिए हम x बटे बराबर में क्या लिखोगे, y के बटे में बराबर क्या लिखोगे, 1 के बटे में। बस यहां पर आपको जो डिवाइड में नीचे हर में कुछ ना कुछ लिखना है, वो लिखने का तरीका वही बीजगुणन है। देखो कैसे करते हैं हम, x के अगर नीचे लिखेंगे तो इसको हम बंद कर दें, x को ढक लें और इसके बाद y का गुणांक और इस अचर पद का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौको 20। आपको यहां पर -20 लिखना है और इसके बाद हमने बताया था कि आपको यहां पर माइनस का चिन्ह लगाना है। माइनस प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, माइनस का 18 मतलब माइनस माइनस प्लस 18 यहां आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब y के देखो y को ढक लो भैया। y को ढकने के बाद क्या करते हैं, -9 का गुणा आपको x के गुणांक में करना है। तो x का गुणांक है 3, 9 या 27 होगा, माइनस का 27 होगा। इसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं और इसके बाद
इसका इसमें मल्टीप्लाई, 8 चौको 32, माइनस का 32 होगा तो माइनस माइनस प्लस का 32 ये हो जाएगा। इसके बाद देखो ये अचर पद को ढक दो तो 8 दूनी 16, यहां लिख देते हैं 16, माइनस 5 तिया 15, यहां लिख दें 15। ठीक है, अब आपको यहां पर देखो x बटे में कितना लिखोगे, -2, माइनस का 20 प्लस का 18, -2 मिल जाएगा, बराबर y बटे यहां पर कितना मिल जाएगा 5, यहां पर 5 लिख दें, और बराबर में 1 बटे 16 में से 15 घटेगा 1। अब देखिए इसको और इसको बराबर करें, x की वैल्यू मिल जाएगी, और इस अनुपात को इसके बराबर करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर हमें मिल जाएगा x बटे -2 को हमें बराबर लिखना है 1 के, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। हमने आपको बताया बच्चों देखो वही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मानो एक ही निकलेंगे, बस केवल विधि बदल गई, इसको कहते हैं वज्रगुणन विधि। और यहां से देखो इन दोनों को बराबर करेंगे तो y बटे में 5 बराबर में 1 लिखना है, क्रॉस मल्टीपल कर दें, y बराबर 5 हो जाएगा। देखिए y का मान आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये आपकी दो विधियां हो गई, पहली विधि ये प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी विधि ये वज्रगुणन विधि है। तो आपको जौन सी सरल लगे, वैसे बच्चे यहां पर इसको, इस प्रोसेस को, वज्रगुणन वाली प्रोसेस को करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए बच्चे इसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, ये कहते हैं कि ये ज्यादा सिंपल विधि। ठीक है, तो आपको जो अच्छी लगे लिख दें आप भैया। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। चलो इसको रब कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अब जो प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए, इस में आपके 5 प्रश्न दिए गए। इस प्रश्न के 5 भाग हैं, मतलब 5 प्रश्न हैं इसमें, और 5 प्रश्न, सारे प्रश्न आपके वर्ड प्रॉब्लम के हैं, मतलब इबारत लिखी हुई है, अच्छे से इनको रीड करना है, और इसके बाद में हमें पहले युगपत समीकरण बनाना है, और इसके बाद इसको हल करना है। रैखिक समीकरण हमें पहले बना के फिर इसको हमें हल करना है। चलिए देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो समस्याएं दी गई हैं उसके हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और उनके हल यदि उसका अस्तित्व है तो किसी भी बीजगणितीय विधि से उनको हल करना है। देखो यहां पर ऐसा कोई अनिवार्य तो अब दिया नहीं गया है कि आपको वज्रगुणन विधि से करना है, या प्रतिस्थापन कर से करना है, या विलोपन से करना है। जो भी विधि आप अपनाना चाहो अपना सकते हो, लेकिन पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्नों को, और जैसे जैसे प्रश्न कहता है हम वैसे ही करेंगे, बस युगपत समीकरण बन जाएंगे, 2 समीकरण आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से। देखो इसमें पहला प्रश्न लिखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कोई व्यक्ति छात्रावास में रहता है, ठीक है, और उसमें एक महीने का जो व्यय है वो बिल्कुल फिक्स है कि इतना तो आप पे लगेगा, पक्का लगेगा। ठीक है, उसमें रहो या ना रहो, भोजन करो या ना करो, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, ऐसे समझो, वो फिक्स है, उसको तो देना ही देना है। तो 1 भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। कितने दिन भोजन लिया मतलब दूसरा जो इसका पार्ट है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, उसका भोजन का अतिरिक्त जुड़ेगा। लेकिन जो नियत है, कांस्टेंट है, तो वो व्यय आपको लगना ही लगना है। ठीक, उसमें वो भोजन करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, नियत जो है वो व्यय आपका लगना है, और इसके बाद में जो भोजन करेगा उसका अलग से लगेगा। चलो देखो ध्यान दें, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करना पड़ते हैं। फिर से एक बार समझ लें, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है कोई, उसको जो 26 दिन तक भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसको 1180 रुपए, 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है वो आपको बताना है। देखिए बच्चों समझे बात है, जब कोई व्यक्ति छात्रावास में जाता है तो छात्रावास के लिए एक निश्चित कांस्टेंट राशि है, उतनी प्रति महीना आपको चार्ज देना है।
और ज्यादा दिन रोटी खाएगा तो उसको ज्यादा रोटी के पैसे लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई 4 दिन खाता है तो 4 दिन के लगेंगे, 10 दिन खाता है तो 10 दिन लगेंगे। भाई बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि छात्रावास में आज नहीं खाएंगे भैया, हम बाहर खाएंगे। तो इसका मतलब जब बाहर कोई व्यक्ति खाएगा तो छात्रावास में उसका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पर देखो है, अगर ये माने, ये आपका क्वेश्चन नंबर है चौथा है ना, चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का ये पहला पार्ट है। ये मान लेते हैं, माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर नियत व्यय रुपया x है, ऐसे लिखते हैं। x रुपया नियत है, इतना तो इस पर लगना ही लगना है। अच्छा, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर मान लेते हैं रुपया 22 है। व्यय रुपया कितना मान लें, 22 है। ऐसा हमने मान लिया कि छात्रावास में नियत रुपया उस पर प्रति माह लगते हैं, वो कितने लगते हैं, x। चलो छात्रावास का प्रति माह ऐसा वो लोगों यहां लिखते हैं प्रति माह नियत व्यय, ठीक है। तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय वो 22 रुपया है, ठीक है। मतलब महीने भर का उस पर x रुपया तो लगना ही लगना है, वो तो नियत है। और इसके बाद एक दिन अगर रोटी कोई खाएगा तो उसको 22 रुपया देना पड़ेगा, 2 दिन रोटी खाएगा तो उसको 2 22 रुपया देना पड़ेगा, 4 दिन खाएगा मतलब एक दिन का 1 22 रुपया है, ऐसा ही तो है। तो पहला कोई ए व्यक्ति है जो कि भोजन करता है कितने दिन तक, देखो भाई कितने दिन तक करता है, 20 दिन तक भोजन करता है। देखो ऐसा लिखा है, पहली शर्त है ये प्रश्न की कि अगर कोई व्यक्ति ए व्यक्ति 20 दिन भोजन करता है, ए 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, तब उसे 1000 रुपया, तब उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं, रुपया अदा करने पड़ते हैं। ऐसा प्रश्न कहता है भाई, ऐसे ही तो कह रहा है। तो यहां पर समझ लेते हैं, देखो आपको पूरे महीने का x रुपया तो लगना ही लगना है, ठीक है, x रुपया तो लगना ही लगना है। अब उसने 20 दिन तक भोजन किया, एक दिन का 1 22 रुपया लगेगा, 20 दिन का 20 22 लग जाएगा। तो कुल मिला के इतना उस पर लग रहा है नियत और इतना लग रहा है भोजन का, तो पूरे महीने का टोटल मिला के उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ा। देखो भैया एक इक्वेशन ये बन गया, इसमें आप कोई किसी की समस्या नहीं। इतना उसको निश्चित लगना है, इतना उसको भोजन का लगना है, तो कुल मिला के महीने भर का चार्ज हो गया x + 20/, जो कि प्रश्न के अनुसार 1000 रुपया है। चलिए सेकंड शर्त आ जाओ। एक कोई व्यक्ति बी व्यक्ति वो भोजन करता है 26 दिन, बी व्यक्ति है वो 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, तब उसे कितने देखो रुपए लग रहे भैया, 1100 कुछ हैं, कितने हैं, तब उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। चलो तब उसे 1180 कितने 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भैया x रुपया तो इस पर भी लगना है, वो तो नियत है। इसने भोजन किया 26 दिन, एक दिन का 22 रुपया, 26 दिन का 26 22 रुपया, क्लियर बात है। और टोटल मिला के जो एक महीने का व्यय हुआ वो प्रश्न कहता है बराबर 1180 रुपए हो गया। इस पर आप इक्वेशन नंबर 2 डालो। अब आपको क्या करना है, किसी भी विधि का यूज करके हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। किसी भी विधि का, इसमें लिखा है किसी भी बीजगणितीय विधि का यूज करो आप, कोई समस्या नहीं है। इसको ये जरूरी नहीं है कि हम बीजगणित विधि से हल कर दें। तो चलो इसी को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं और इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। एकदम सिंपल सी बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सिंपल, क्योंकि यहाँ x और x के गुणांक समान है। विलोपन में क्या करते हैं,
या तो x के गुणांक बराबर करते हैं या y के गुणांक बराबर करती हैं। तो यहाँ x के गुणांक बराबर हैं और जब बराबर गुणांक हैं तो यहाँ हम सीधा घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, x हमारा कैंसिल हो जाएगा। 26y में से 20y घट जाएगा तो 6y बचेगा। तो 6y बराबर यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 180 बचेगा। और इसके बाद अगर y की वैल्यू हम ज्ञात करना चाहें तो y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6, 6 या 18, y बराबर आपको 30 आ गया। y का मतलब है भोजन का प्रतिदिन का व्यय 30 रुपया है। एक दिन के भोजन का व्यय कितना है, 30 रुपये। इस y के मान को समीकरण 1 में रख दें। यहां लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में यहां लिख दें तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इंटू y का मान 30 लिख दें और बराबर में यहां लिख दें 1000। इसके बाद देखो 6 3 दूनी 6 मतलब 600 हो गया। 600 इधर जाएगा तो x का मान हो जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर कितना लिख दें भैया, 400। x बराबर क्या लिख दें, 400। इसका सीधा मतलब है 400 रुपया नियत है, फिक्स है, उसको हर माह देना है। किसी भी छात्र को जो वहां पर पढ़ रहा है उसको 400 रुपया हर माह फिक्स है, वो देना ही देना है। और इसके बाद में 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भोजन का व्यय है ना। तो यहां लिख दें प्रति माह नियत व्यय, प्रति माह नियत व्यय बराबर रुपया 400 और प्रतिदिन का भोजन का व्यय, प्रतिदिन का भोजन व्यय बराबर 30 रुपया यहां प्राप्त होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से। ठीक है, आगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो भाई, इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नोट कर लो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 वाला क्या प्रश्न कहता है, तो इसका जो 2 पार्ट है वो दिया गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। आगे और लिखा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो आपसे पूछा गया है वह भिन्न बताइए। देखो कितनी सिंपल सी बात है। भिन्न तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो भिन्न आप यहां पर मान लेते। पहले माना भिन्न आपकी है x/y। देखो ऐसी तो भिन्न होती है, इसमें अंश बटे हर में लिखी जाती है। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। यहां पर प्रश्न की पहली शर्त है कि यदि, देखो ध्यान दें, प्रश्न की पहली शर्त है कि इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटा दिया जाए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी भिन्न है और इस भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए तो इस भिन्न का मान बराबर 1/3 हो जाता है। ऐसे ही तो कहा गया। देखो फिर एक बार समझ लो, भिन्न का मान 1/3 कब हो जाता है, जब अंश में 1 घटा दिया जाए। तो यहां पर देखो ये अंश लिखा है, इस अंश में हमने 1 घटा दिया और भिन्न को 1/3 के बराबर लिख दिया। सिंपल सी बात है। चलो यहां से अगर क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 3x - 3 बराबर यहां y मिलेगा और फिर इसके बाद में देखो 3x - y बराबर में 3 लिख दें तो आपको यहां इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। इतनी ठीक है। चलो एक दूसरा समीकरण और देखो, दूसरे प्रतिबंध से बनाना है आपको। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त इसमें दी गई है कि जब, दूसरी शर्त क्या है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो यहां भी देखो बिल्कुल सिंपल शर्त दी गई है। क्या शर्त दी गई है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए। भाई चलो कोई बात नहीं, हर है देखो ये y, इसमें 8 जोड़ देते हैं, तब इस भिन्न का मान बराबर 1/4 हो जाता है। लिख दें भैया 1/4, कोई समस्या नहीं। चलो इसको भी देखो इसी प्रकार हल कर लें, क्रॉस मल्टीपल कर दें। 4x बराबर में y + 8 लिख दें और यहां से 4x - y बराबर 8 लिख के दूसरा समीकरण आपको यहां बनाना है। ठीक, अब मेरे ख्याल से हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आप पहला इक्वेशन लिखें, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई शर्त तो दी नहीं गई कि इसको बज्रगुणन से करना है या प्रतिस्थापन से या विलोपन से। आपको जैसे सरल लगे उसको हम उसी विधि से हल कर सकते। तो यहां से देखो 3x - y बराबर में 3, ये आपका पहला इक्वेशन है। दोनों को आपस में घटा दें और घटाने पर ये कौन सी विधि है, बताओ भाई कौन सी विधि है। इस विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। चलो यहां से देखिए y - y+ खत्म। 4x से 3x घटाओगे 1x बचेगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा। देखो x निकल आया। x का मतलब क्या है, x का मतलब है भिन्न का
अंश है वो 5 है। ठीक है, और इस x का मान यहां रख दें। देखो x का मान समीकरण 1 में लिख दें, इसमें लिख दें। चलो देखो 3x का मान कितना लिखोगी 5, फिर माइनस बाई बराबर में 3 लिखोगी, तो 3 पंचे 15, इधर ले जाओ भाई, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस बाई बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करोगे, बाई का मान 12 हो जाएगा, ये बाई हो गया। बाई मानी बाई का मतलब हर हो गया। अब आपको यहाँ भिन्न बतानी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भिन्न बराबर x बटे वाई, जबकि x का मान हमने 5 निकाला है और बाई का मान हमने 12 निकाला, तो ये भिन्न हमारी देखो तैयार हो गई। ठीक है, चलो इसको भी भैया नोट कर लो। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा पार्ट इसका इसी प्रकार की बिल्कुल सिंपल से, सारे प्रश्न सिंपल होते हैं, बस केवल इनको अच्छे से रीड करना है पहले। तो बच्चों अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट इसका क्या है। देखो चौथे सवाल का ये तीसरा पार्ट है। यहां लिखा हुआ है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर किसी टेस्ट में उसको जो सही प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए हैं उस पर उसे 3 नंबर मिल जाएं और अशुद्ध उत्तर पर 1 नंबर की कटौती की जाए, तब उसको टेस्ट पेपर में 40 नंबर मिलते हैं। दूसरी शर्त क्या है, यदि उसकी कॉपी इस प्रकार से जचे कि सही उत्तर पर उसे 4 नंबर मिल जाएं और अशुद्ध उत्तर पर उसकी 2 नंबरों की कटौती की जाए, तब यश ने 50 अंक अर्जित किए, तब उसको 50 नंबर मिल जाते हैं। 2 तरीके सवाल के जांचने के, 2 तरीके। पहले तरीके से कॉपी जांची जाए तब उसको 40 नंबर मिलते हैं, और दूसरे तरीके से कॉपी जांची जाए तब उसको 50 नंबर मिलते हैं। प्रश्न ये कहता है, पहला तरीका ये है कि जो उसने सही प्रश्न किया है अटेम्प्ट, उसको 3 नंबर मिल जाए। सही प्रश्न बराबर 3 नंबर, गलत प्रश्न करने पर 1 नंबर की कटौती, तब उसको 40 नंबर मिलते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि यदि उसकी कॉपी इस प्रकार से जांची जाए कि सही नंबर पर, सही प्रश्न को हल करने पर उसको 4 नंबर मिल जाए, और गलत अगर अटेम्प्ट करता है वो, तब उसके 2 नंबर काट दिए जाएं, तब उसके 50 नंबर आते हैं। प्रश्न ऐसा कहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो यहां पर मान लेते हैं, माना सही उत्तर उसने दिए, सही उत्तरों की संख्या ऐसे लिख दें, सही उत्तरों की संख्या बराबर x, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या, अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। तो अब बताओ भैया कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई। कुछ उसने गलत कर लिए, कुछ उसने सही कर लिए, तो कुल मिला के x + y पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। पेपर में, टेस्ट पेपर में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, x जिसमें से सही किए हैं, y गलत कर दिए, तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई x + y। अब प्रश्न की शर्त जैसी कहता है वैसे ही हम करेंगे, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। प्रश्न आपका कहता है पहली शर्त के मुताबिक कि अगर वो सही उत्तर देता है तब उसको 3 नंबर मिले, और गलत उत्तर देता है तब उस पर 1 नंबर कटे, तब उसके नंबर आएंगे 40। ऐसे ही तो प्रश्न कह रहा है। तो यहां समझ लेते हैं, देखो ध्यान दें, एक प्रश्न को हल करने पर, सही प्रश्न को हल करने पर अगर कोई व्यक्ति सही प्रश्न कर लेता है तो उसको 3 नंबर मिल जाते, 1 पर 3 नंबर। तो बाई x पर कितने मिलेंगे, x उसने प्रश्न को हल किया है, ये सही प्रश्न जो उसने किए हैं वो x किए हैं, 1 पर उसको 3 नंबर मिल रहे, और x पर उसको 3x नंबर मिल जाएंगे। अगर उसने x सही उत्तर दिए हैं तो उसको 3x नंबर मिल जाएंगे। और इसी प्रकार एक गलत करने पर 1 नंबर कट रहा है, तो 22 गलतियां करेगा तो उस पर 1 22 नंबर कट जाएगा, तब उसके टोटल नंबर आते हैं 40। इस प्रकार से देखो प्रश्न कहता है। ठीक है, ये सही नंबर और इसमें से गलती के कारण ये कम हो गए, कम का मतलब घटा दो, है ना। तो इस प्रकार से 40 नंबर मिलते हैं। दूसरी शर्त क्या है भाई, दूसरी शर्त पढ़ लेते हैं। दूसरी शर्त ये है
कि यदि एक सही करता है तो 4 नंबर मिलते हैं और x सही करने पर उसको 4x नंबर मिल जाएंगे। एक गलती करने पर एक गलती करने पर 2 नंबर कटते हैं और 22 गलतियां करेगा तो उसको 2 नंबर कट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे मतलब घट जाएंगे, ऐसे समझो, है ना। तब उसके नंबर आएंगे कितने, 50 नंबर आते हैं। ऐसा प्रश्न कहा गया है भैया। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा है, इसमें तो अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से, किसी भी बीजगणितीय विधि से आपको हल करना है। प्रश्न में स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप इस दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हो, ठीक है। तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब हमें आगे बताने की जरूरत नहीं है कि इसको आप विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन से करें या बीजगुणन से करें, आपकी मर्जी, आपको जहां से सरल लग रहा हो उस विधि से आप कर सकते हो, ठीक हो। वैसे तो हमने तीनों विधियां बताई हैं, तीनों सरल हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है। इसको भैया कंप्लीट कर लो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो ध्यान दें, इसको हम रब कर देते हैं, चलो इतना नोट कर लो, ठीक, इतना नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। लिखा हुआ है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 स्थान हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर। आगे लिखा है एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। ए बिंदु से और बी बिंदु से दोनों कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रही हैं। बहुत अच्छी। आगे देखते हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चालें ज्ञात करनी है। देखो ध्यान दें, थोड़ा इबारती जो प्रश्न होते हैं बहुत तसल्ली पूर्वक उनको पहले हम रीड करते हैं और फिर उसमें हमें यह समझना होता है कि क्या हमें दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। दोनों बातों को बहुत आराम से पहले पढ़ना है। देखो ध्यान दें, एक बिंदु ए है और एक यहां पर कोई बिंदु बी है और ये दोनों बिंदु एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ऐसा प्रश्न कहता है। ये दोनों बिंदु ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, पहली कंडीशन। अब प्रश्न कहता है कि ए बिंदु पर और बी बिंदु पर 2 कारें खड़ी हैं, एक यहां पर एक यहां पर, और ये दोनों कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। आगे प्रश्न में लिखा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। मान लेते हैं कि इसने इधर चलना शुरू किया, इसने भी इधर, मतलब दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही, या कहें दोनों कारें इधर जा रही, मतलब एक ही दिशा में जा रही, या लेफ्ट में मान लें या राइट में मान लें, एक ही दिशा में दोनों कारें जाती हैं, तो ये 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिल जाती हैं। ऐसे ही तो कह रहे हैं। देखो ध्यान दें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कार इधर, दोनों कारें इधर जा रही, तो यहां ये वाली कार 5 घंटे में मान लेते हैं कि यहां पर पहुंच गई। कहां पर, ये मान लेते हैं सी बिंदु पर 5 घंटे में यहां पर आ गई। ये वाली कार 5 घंटे में अगर यहां पर पहुंचती है तो इसका मतलब 5 घंटे बाद मिल सकती हैं, तभी तो मिल सकती हैं। मतलब इसकी चाल ज्यादा रही होगी, इसकी चाल कम रही होगी। अगर ये दोनों की चालें समान होती तो कभी जिंदगी भर मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी हमेशा ही बनी रहती, ठीक है ना। तो प्रश्न कहता है कि ये दोनों कारें 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं, इसका मतलब इसकी चाल ज्यादा रही होगी, इसकी चाल कम रही होगी। इसने 5 घंटे में बीसी दूरी तय करी होगी और इसने ए कार ने ये ए से लेकर सी तक ये दूरी 5 घंटे में तय कर ली होगी, तो ये सी बिंदु पर जाके 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। 5 घंटे में, फिर से एक बार समझ ले, ये वाली पहली जो कार है इसको हम नंबर पहली कार दे रहे हैं, ये पहली कार है। ये आपकी मान लेते हैं सेकंड कार है, ये दूसरी कार है, और ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है। इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हम मान ले रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब इसकी चाल हमने बताया कुछ तेज, ये इसकी चाल ज्यादा होगी, तो जब इसकी चाल ज्यादा होगी तो ये 5 घंटे में ए बिंदु से सी बिंदु तक पहुंच जाएगी,
और ये वाली इसकी चाल कम रही होगी, इसलिए ये 5 घंटे में केवल इतनी दूरी तय कर पाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये काम कर दें कि 5 घंटे में पहली कार के द्वारा 5 घंटे में चली दूरी AC निकाल लें, दूसरी कार के द्वारा 5 घंटे में चली दूरी BC निकाल लें, और फिर अगर AC में से BC घटा दें तो आपको 100 किलोमीटर मिलेगा। पक्की बात है। चलो इतना देखो करके दिखा देते हैं। यहां लिख दें, माना दोनों, चलो एक शर्त पहले लिख दें, जब दोनों कारें एक ही दिशा में, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक, ये मान लिया कि दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यहां पर हम पहले तो ये मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल बराबर मान लेते हैं कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली कार की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और ये सेकंड नंबर की जो कार है उसकी चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखो 5 घंटे बाद मिल रही, तो 5 घंटे में एक कार ने कितनी दूरी तय की AC, यहां लिख दें, पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, 5 घंटे में चली दूरी बराबर कितनी लिखोगे, AC है ना, 5 घंटे में चली दूरी AC बराबर हम लिख दें कितनी, दूरी बराबर चाल गुणे, देखो यहां लिख दें चाल गुणे समय। क्या लिखोगे, चाल गुणे दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, चाल गुणे समय। चाल इस कार की है x किलोमीटर प्रति घंटा, समय इसने लिया 5 घंटा, तो इसका मतलब ये 5x किलोमीटर ये दूरी हो गई। AC दूरी कितनी हो गई, 5x किलोमीटर। यहां से दूसरे कार सेकंड कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, सेकंड कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी कितनी प्रश्न में दिख रही है, देखो यहां चित्र से देखो, BC आप कहोगे तो ये BC बराबर कितनी लिखोगे, वही सूत्र चाल गुणे समय। इसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, समय इसने लिया 5 घंटे, तो 5 बाई ये हो जाएगा 5 बाई किलोमीटर। ठीक है, आप बड़े आराम से कह सकते हो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि AC दूरी जो है उसमें से अगर BC घटा दी जाए तो यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, 100 किलोमीटर। यहां से देखिए AC कितना है, AC है आपका 5x और BC आपका है 5 बाई, तो 5x माइनस 5 बाई बराबर 100। 5 को अगर पूरे समीकरण में 5 का भाग कर दें तो यहां हो जाएगा x माइनस बाई बराबर, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी मतलब 20। आपका एक इक्वेशन पहला ये बन गया। पहली शर्त, जब ये दोनों कारें एक ही ओर जा रही हैं तो 5 घंटे पश्चात जब एक दूसरे से ये मिल जाती हैं तो उसके अनुसार एक आपका ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब सेकंड शर्त देखो, सेकंड शर्त ये आपकी कौन सी शर्त थी भाई, पहली शर्त थी। प्रश्न की पहली शर्त ये है कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही, ठीक है। ये अब सेकंड शर्त की बात बताओ, सेकंड शर्त क्या है। अब सेकंड शर्त हमारी ये है कि एक बिंदु देखो, ये पहला बिंदु A, ये दूसरा बिंदु B, और इन दोनों के बीच की दूरी प्रश्न के अनुसार दी गई है 100 किलोमीटर। अब ये दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। कैसी जा रही हैं, विपरीत दिशा में। देखो विपरीत दिशा का मतलब कभी ऐसा मत समझना कि ये इधर को भाग पड़ी, ये इधर को भाग पड़ी, भैया कभी जिंदगी भर एक दूसरे से मिल ही नहीं सकती। विपरीत का मतलब ये नहीं है कि इधर इसने मुंह कर लिया, इधर इसने मुंह कर लिया, ऐसा नहीं। ऐसा कि ये अगर इधर जा रही है, ये इधर को आ रही, तो ये भी तो एक दूसरे के विपरीत कहीं जाएंगे, तो 1 घंटे बाद कहीं एक दूसरे से ये मिल जाती हैं। क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, यहां पर इसके अनुसार इसकी चाल ज्यादा है, इसका मतलब इसने 1 घंटे में हो सकता है यहां तक दूरी तय कर ली हो, और ये कम चाल वाली ने 1 घंटे में यहां तक दूरी तय कर ली हो, तो 1 घंटे बाद ये C बिंदु पर एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी AC निकालेंगे,
और ये दूसरी कार है, उसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी BC निकालेंगे, फिर दोनों का जोड़ बराबर 100 किलोमीटर आपको लिखना है। तब हम ये कहेंगे कि C बिंदु पर ये दोनों कारें 1 घंटे बाद मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां से आप सेकंड शर्त पे आ जाओ, लिख दें जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो पहली कार, फर्स्ट कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी निकालो। 1 घंटे में चली दूरी कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में चली दूरी AC होगी, और AC बराबर कैसे निकालोगे? दूरी बराबर वही सूत्र, चाल गुणे समय वाला। इसकी चाल है x और समय इसने लिया 1 घंटा, तो इतने किलोमीटर हो गई भाई 1x किलोमीटर। और यहां से कार सेकंड ने कितनी दूरी तय करी? तो सेकंड कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी कितनी है? BC, और ये BC बराबर कितनी हो जाएगी? वही फॉर्मूला आपको लिखना है, बाई गुणे 1, चाल गुणे समय। चाल इसकी बाई है, समय 1 घंटा, तो 1 बाई किलोमीटर इसने दूरी तय करी। अब AC प्लस BC बराबर कितना लिखना है? 100। AC प्लस BC बराबर आपको 100 लिखना है। चलो यहां पर बैक होके आ जाओ। AC प्लस BC बराबर 100, यहां लिख दें प्रश्नानुसार AC प्लस BC बराबर आपको यहां 100 लिखना है। AC की वैल्यू x है और ये BC है बाई, यहां लिख दें बराबर 100। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अब तो भैया बिल्कुल आसान बात है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पहला समीकरण इसी के यहां लिख लें भाई, x माइनस बाई बराबर में 20 लिख दें और दोनों को जोड़ दें। तो जोड़ने से ये बाई वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर यहां पर 120 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ये चाल है। किसकी चाल है? ये पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में लिख दें तो हमें यहां पर फिर y का मान मिल जाएगा। यहां लिख दें x का मान समीकरण, चलो यहां लिख देते हैं 2 नंबर में लिख दें। 2 में रखने पर तो यहां पर रखोगे x का मान 60 प्लस में y और बराबर में यहां 100 लिखोगे, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, अर्थात y बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके दूसरी वाली कार की चाल है। ये देखो, हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसकी पहली वाली कार की चाल ज्यादा रही होगी, दूसरे वाले कार की चाल कम रही होगी, तभी 5 घंटे पश्चात एक दूसरे को C बिंदु पर मिल सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, इसकी चाल, पहली वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकली और दूसरी वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकली। इसकी चाल ज्यादा है और दूसरे वाले की चाल कम है, इसलिए इसने दूरी ज्यादा A से लेकर C तक बिंदु तक तय करी 5 घंटे में, और इसने B से C तक 5 घंटे में दूरी तय की। मतलब इसकी चाल कम, इसकी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से भैया ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आपका ये अंतिम प्रश्न है, इसकी ओर आ जाओ। इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। और अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। देखो 5वां पार्ट क्या है। तो यहां पर देखिए इसका 5वां पार्ट क्या है। 5वां पार्ट इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि, कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ऐसा कर दिया जाए कि अगर लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ऐसा प्रश्न कहता है। एक दूसरी शर्त और दी गई है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई भी बढ़ाएं 3 इकाई, चौड़ाई भी बढ़ाएं 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए,
तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। जब लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी तो क्षेत्रफल निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो कहा है आयत की विमाएं बताइए। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, एकदम सिंपल। देखो ध्यान दें, मान लेते हैं, माना आयत की विमाएं। आयत की विमाएं को मतलब क्या है? आयत की विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई। लिख देते हैं, लंबाई बराबर मान लें कितनी? लंबाई बराबर मान लेते हैं x इकाई। क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया गया है तो हम इकाई लिख देते हैं। मान लिया हमने कि उसकी लंबाई कितनी है? x इकाई, तथा चौड़ाई इसकी हम मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर हम इसकी मान लेते हैं y इकाई है। अच्छा बताओ भैया, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई यदि पता हो तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। सीधी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता ही है। तो आपको यहां लिखना है, अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई, और यहां लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है। और इसके बाद देखो इसमें अब शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। देखिए ध्यान दें, पहली शर्त आपकी ये है। क्या है पहली शर्त? लंबाई कितनी कर दें? लंबाई जितनी थी उसमें से 5 इकाई कम करना है। लंबाई थी x, उसमें से हम 5 इकाई कम कर दें। इसका मतलब x ऋण 5 इकाई इसकी लंबाई कर दें। पहली शर्त के मुताबिक लंबाई को हमें कम करना है। लंबाई x है और x में से 5 कम कर दें तो लंबाई हमारे पास हो जाएगी x माइनस 5। तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई को यहां बढ़ाया गया है। देखो कितना बढ़ाया गया है? चौड़ाई कहा गया है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मतलब y को 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई y है ना, y को 3 इकाई बढ़ा दें तो ये आपके पास y प्लस 3 इकाई इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो बच्चों बताओ अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई है हमारे पास x माइनस 5 इंटू चौड़ाई है y प्लस 3। ये नया क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? ये नया क्षेत्रफल। मतलब पहले वाले क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल प्रश्न के अनुसार देखो कितना लिखा हुआ है। प्रश्न कहता है कि ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। ठीक है। यदि इसको 9 वर्ग इकाई बढ़ा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रश्न ऐसा कहता है कि ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, फिर से एक बार समझ लें, ऐसा लिखा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब 9 वर्ग इकाई कम तब हो जाता है जब लंबाई को कम कर दिया जाए, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए। तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया। इसका मतलब इसमें अगर 9 इकाई जोड़ दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। प्रश्नानुसार, यहां लिख दें प्रश्नानुसार। प्रश्न आपका ये कहता है कि ये वाला क्षेत्रफल जब लंबाई को कम और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया तो ये क्षेत्रफल बना और ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसका मतलब अगर इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपका कहता है कि पहले वाला क्षेत्रफल ये है और अब वाला क्षेत्रफल देखो ये, अगर लंबाई को घटाएं और चौड़ाई को बढ़ाएं तो नया क्षेत्रफल आपका ये है। ये क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई। तो यहां से अगर इसमें 9 जोड़ दें तो अब पहले वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझ लें भाई। अगर लंबाई को कम कर दें, चौड़ाई को बढ़ा दें तो नया क्षेत्रफल इतना बन जाएगा और ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो इसमें 9 और जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, तो वही हमने किया है कि इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें हमने 9 जोड़ दिया तो ये देखो 9 जोड़ दिया। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें, x का y में गुणा x इंटू वाई प्लस 3x माइनस का 5y माइनस 3 पंचे 15 प्लस में 9। ये x इंटू वाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर ले आए माइनस का हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5y और बराबर में इधर देखो कितना बचेगा, ये 15 माइनस का 9 चला जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपका देखो ये बनके तैयार हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अगर हम यहां से माइनस का सब में भाग कर दें तो यहां हमें मिलेगा 3x माइनस का 5y और बराबर में 6 मिल जाएगा। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें।
इतना ठीक है। तो अब सेकंड शर्त पर विचार करते हैं। सेकंड शर्त क्या है? देखो सेकंड शर्त प्रश्न की है, लिखा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। देखो ध्यान दें, लंबाई कैसी कर दें? देखो सेकंड शर्त है, यदि लंबाई को क्या कर दें? लंबाई को बढ़ा दें। लंबाई पहले थी x और इसको अगर हम 3 इकाई बढ़ा दें, कितना बढ़ाएं भाई? 3 इकाई। अगर लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाएगा तो लंबाई आपकी x प्लस 3 इकाई हो जाएगी। और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्या कर दें? चौड़ाई जो है उसको 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई 22 थी, इसमें 2 जोड़ दें तो 2 इकाई आपकी ये चौड़ाई बढ़ गई। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब क्षेत्रफल जो है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 3, ये लंबाई हो गई, इनटू 22 प्लस 2, ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आपका x प्लस 3 इंटू 22 प्लस 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से ये क्षेत्रफल मिल गया, ये क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? प्रश्न कहता है कि ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये 67 वर्ग इकाई कम हो गया, बढ़ गया पहले से, क्योंकि लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया? 67 वर्ग इकाई। इसका मतलब इसमें से अगर हम 67 वर्ग इकाई कम कर दें तो पुराने वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। चलो यहां पर समझ लेते हैं। प्रश्नानुसार ये देखो नया वाला क्षेत्रफल जो है वो आपका ये है, पुराना वाला क्षेत्रफल ये है, मूल क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं। और ये नया वाला क्षेत्रफल है x प्लस 3 और इंटू 22 प्लस 2। ये अभी नया क्षेत्रफल बन गया। जब लंबाई बढ़ाई, चौड़ाई बढ़ाई तो ये नया क्षेत्रफल हो गया। ये नया क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाता है। इसका मतलब ये अगर 67 कम कर दिया जाए तो पुराने वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात। चलो इससे एक इक्वेशन बन के तैयार आपके पास होगा, x इंटू बाई बराबर x का बाई में गुणा x इंटू बाई प्लस में 2x प्लस का 3 बाई और प्लस का 6 और माइनस का ये 67 ज्यों का त्यों। यहाँ देखिए x इंटू बाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2x माइनस का 3 बाई और बराबर में इधर आपके पास माइनस का आपको 61 मिलेगा। कितना मिलेगा? 67 से 6 कम कर दो भैया, माइनस का 61 हो जाएगा। अब हम माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीपल कर दें तो ये 2x हो जाएगा प्लस का 3 बाई और बराबर में इधर 61। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। ये आपके पास पहला समीकरण है, ये आपके पास दूसरा समीकरण है। बस इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अथवा बीजगणन विधि से आपको हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल एकदम सिंपल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका ये आगे वाला काम हम आपके लिए सौंपते हैं, आपको होमवर्क के लिए। आपको यहाँ से इन दोनों प्रश्नों को हल करके मतलब x और y के मान ज्ञात करने हैं। दोनों इक्वेशन आपको हल करने कर सकते हो ना। कैसे करोगे एक बात फिर से बता दें। अगर विलोपन विधि से हल करना है तो आपको या तो y बराबर करना है या x बराबर करना है। यदि y बराबर करोगे तो यहाँ से देखो 5 है, इस समीकरण में 5 का गुणा कर दें, और इसमें यहाँ 3 है तो इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दें। y का गुणांक बराबर हो जाएगा और जोड़ने से आपका y कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको खुद काम करना है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आज यही हम समाप्त कर रहे हैं। मतलब पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। हम क्या कर रहे हैं भैया, हो गई है ना, पूरा काम फिनिश है। किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं हुई होगी। यदि कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी सलाह हमें जरूर दें अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो लाइक ना किया हो तो एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।